हेलो दोस्तों। आज हमारा झारखंड डीपीओ का ये 5वां मॉक टेस्ट है और इससे पहले 4 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं। तो आज हमारा 5वां मॉक टेस्ट है, तो इसको देखते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो कमेंट में ये बताते रहें कि मॉक टेस्ट जो है वो किस तरह का है, उसका लेवल क्या है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं ये भी थोड़ा बताते रहें, ताकि उससे अंदाजा होगा कि पेपर का लेवल थोड़ा किस तरह का है और आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है। तो क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो कंप्लीट प्रिपरेशन के बाद में ही आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, ताकि जब इसका सॉल्यूशन कराया जाता है तो चूंकि सॉल्यूशन भी पूरा नहीं कराया जाता है, जैसे कि मतलब पूरा डिटेल में, क्योंकि वीडियो मोस्टली कैंडिडेट जो होते हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चंस ज्यादातर पता रहते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और इसलिए मैं हर क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वो उनके लिए जिनको जरूरत ही नहीं है, जिनको पता रहते हैं क्वेश्चन, तो उनके लिए वो जो है टाइम वेस्टेड होगा। ठीक है। तो मोस्टली क्योंकि सभी ही तैयारी करने के बाद में ही मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो सभी के लिए लगभग ऐसे होता है कि 75 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन ये उनको अगर बताए जाते हैं, चूंकि उनको पता रहता है ना, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। बाकी बचे 25-30 क्वेश्चन, तो उनको वो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं वहां से देख करके अपने स्टडी मटेरियल से, कि मतलब डिटेल में मतलब उसका सॉल्यूशन। बाकी तो आंसर आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज है, और बाकी आप जो है इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आप अपना ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाना, या ओएमआर शीट आपके पास में हो तो उसको लेके बैठ जाना, और इसका जो है करते हैं सॉल्व। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, अपना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। उसी तरीके से करते हैं जैसे अब तक करते आए हैं। तो पहले मैं आपको 100 क्वेश्चन दिखा देता हूं, और फिर उसके बाद में आप इसके क्वेश्चन जो है वो लगा लेना। और इसमें एक एडिशन और किया है इस बार, कि जहां मीनिंग्स थोड़े टिपिकल वर्ड मीनिंग होते हैं वहां पे उनको इंग्लिश में लिख दिया गया है, ताकि थोड़े जो इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो। वो समझते हैं ना, मतलब टोटल हिंदी में ही पेपर बनाया जा रहा है, इंग्लिश में मतलब थोड़ा हमें समझने में थोड़ा आसानी हो। बाकी तो वो समझ लेंगे, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको मतलब इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, मतलब हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो उसका इंग्लिश मीनिंग जरूरी होता है वहां पर। तो इसलिए मतलब इस बार कोशिश की गई है कि उनके लिए इंग्लिश के वर्ड वहां पर यूज कर दिए जाएं। बाकी तो वो जो नॉर्मल लैंग्वेज जो होती है वो तो वो समझ ही जाएंगे। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट केवल ये देख के कि हिंदी में है ऐसे ना समझें, क्योंकि इतनी हिंदी की जरूरत है, होनी चाहिए आपको, क्योंकि वहां उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर या हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर आता है वहां पर क्या होता है, वहां पर ट्रांसलेशन मांगते हैं, और ट्रांसलेशन ये जरूरी होता है, चाहे यूपी सिविल जज का पेपर हो या किसी भी सिविल जज के पेपर में, या कई जगह तो जैसे एपीओ के पेपर हैं वहां पे लैंग्वेज में अगर जो वहां पे भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो वहां पे भी ट्रांसलेशन आनी जरूरी है। तो इस वजह से जरूरत है आपको इतनी इंग्लिश की। तो ये आपके जो है वो 100 क्वेश्चन है, और इनको सॉल्व करने के बाद में आप आंसर की मिला लेना, आवाज को म्यूट कर देना, और आपके 100 क्वेश्चन ये इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हैं। अब हम करेंगे आंसर की बात। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसकी आंसर की। इसमें देखो 4 मिनट लगी हैं टोटल अब तक। तो यहाँ आपको पेपर मिल गया पूरा, अब उसके आंसर की मिलाते हैं। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत के संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ये है आंसर इसका, आर्टिकल 393। सेकंड क्वेश्चन, नागरिकों का जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन के, वो सस्पेंड यानी निलंबित किया जा सकता है, तो कौन सा वाला किया, ये किस आर्टिकल में है, तो किस किस आर्टिकल के तहत में सस्पेंड किए जा सकते हैं, तो आर्टिकल 33, 34, 352 और 359। नेक्स्ट है, नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करने की पावर जो है वो किसके पास में है, तो इसका आंसर है पार्लियामेंट, संसद के पास में। भारत में विधिक संप्रभुता संविधान में निवास करती है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में जो है कहा था,
तो इसका आंसर है ये लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम A.K. गुप्ता। और ऐसा ही जो है केशवानंद भारती के मामले में भी कहा गया था, ठीक है ना, कि हम भारत के लोगों में निवास करते, भारत संविधान की जो शक्ति है। आच्छादन का सिद्धांत डॉक्टर एक्लिप्स जो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो 13 का क्लॉज 1। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 14 वर्गीकरण की आज्ञा देता है किंतु वर्ग विभेद का प्रतिषेध करता है। ये किस केस में कहा गया था, तो ये अनवर अली सरकार का केस है, उसमें कहा गया था, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल राज्य का वाद है। संविधान के अधीन भारत में नए राज्य को सम्मिलित करने या बनाने की शक्ति जो है वो किसमें है, नए राज्य बनाने और सम्मिलित करने, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अधीन पार्लियामेंट। उसके बाद में भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये आपका जो है ऑस्टिन का है। आर्टिकल 22 को सुप्रीम कोर्ट ने एक भद्दा दिखाई देने वाला कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में कहा है, तो ये आपका जो है A.K. गोपालन वाले केस में कहा है। नेक्स्ट है किस अमेंडमेंट से शिक्षण संस्थानों और निजी संस्थानों में आरक्षण जो है जो जोड़ा गया था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 93 के द्वारा आर्टिकल 15 में, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 22 मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है, तो ये आपका प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव दंडात्मक विधि और निवारणात्मक विधि का। रूल नीसी का मतलब जो है किस रिट से संबंधित है, तो ये हैबियस कॉर्पस जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है उससे संबंधित है। इंटरकास्ट मैरिज एक फंडामेंटल राइट है, ये किस केस में कहा गया था, तो ये लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 का केस है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि एयरफोर्स स्कूल पमरौली जिला प्रयागराज आर्टिकल 12 के अर्थों में एक राज्य या अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत में नहीं आता है, तो ये आपका जो है वो दिलीप कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का केस है, उसमें कहा था, ठीक है। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए जो क्वालिफिकेशन उनमें से कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर सुशिक्षित होना ये नहीं है। उसके बाद में 16 है राष्ट्रपति को किसी दोषी व्यक्ति को क्षमादान आदि प्रदान करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो ये तो सिंपल है, 72 में राष्ट्रपति, 161 में राज्यपाल। किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदन को विशेष अभिभाषण देने की शक्ति प्राप्त है, तो 85 में बुलाता है, 86 में नोटिस देता है और 87 में लेता है, ठीक है ना। स्पेशल अभिभाषण मतलब 85 में आहूत करना, बुलाना मतलब। उसके बाद में 18 है धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है, तो ये तो सिंपल है 18 का C। सुप्रीम कोर्ट में जो एडॉक जजेस की अपॉइंटमेंट होती है किस आर्टिकल के तहत में होती है, तो यहाँ पर आर्टिकल 127। भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स यानी अभिलेख न्यायालय भी है, जो आर्टिकल 129 के अधीन उसको अपनी अवमानना की मतलब अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी उसको है, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि पार्लियामेंट के द्वारा की जा सकती है, किस आर्टिकल के तहत में, तो आर्टिकल 138 के तहत। नेक्स्ट है भारत का जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उसका पद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है, तो किस आर्टिकल के तहत में है, तो आर्टिकल 148, ठीक है ना। 148 से लेकर 150 तक के जो आर्टिकल है वो इसी से रिलेटेड है, कैग से रिलेटेड। उसके बाद में नेक्स्ट है राज्यपाल की जो अपॉइंटमेंट है वो की जा सकती है किसके द्वारा, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट है भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत, ये किसके द्वारा किया गया था, तो गोलकनाथ वाला जो केस था उसमें 24 का A सुब्बाराव, ऑनरेबल जस्टिस सुब्बाराव, ठीक है ना, इनको ऑनरेबल कह के बोलना चाहिए। आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 7 वर्ष से कम, सेक्शन 82, ठीक है। उसके बाद में कौन सा वाद संविधान के आर्टिकल 72 और 161 के अंतर्गत में क्षमादान से संबंधित नहीं है,
तो यहाँ क्षमादान से संबंधित जो नहीं है, नहीं क्षमादान से संबंधित है ये कह रहा है, तो सारे ही केस जो है इसमें वो क्षमादान से संबंधित हैं, ठीक है ना। ये लेटेस्ट केस है, ये मुकेश सिंह बनाम भारत संघ, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ। इलीगल की परिभाषा है आईपीसी में, इसका मतलब जो अपराध हो यानी सारे हैं, डी हो गया इसका। उसके बाद में नेक्स्ट है, अब ये इस केस का आंसर जो ये पूछा है कि कौन सा है, तो इसमें आप देखेंगे तमिलनाडु राज्य वर्सेस तमिलनाडु के राज्यपाल 2025, बहुत लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट केस है और बहुत विवादित भी रहा है। इसी के संदर्भ में मतलब राष्ट्रपति जी ने इनको लेटर भेजे हैं और उसमें कुछ 14 क्वेश्चन जो भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट से पूछने के लिए उनके आंसर, ठीक है ना, इस केस के बाद में। नेक्स्ट है 29, अपराधों के अपवाद में दुर्घटना को शामिल करने के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक है, तो यहां पर ये सभी आवश्यक हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, वो कब उपलब्ध नहीं होता है, किस अपराध में, मतलब तो फॉर्जरी के अपराध में उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट है बी को सी की हत्या के लिए ए इन्वेस्टिगेट यानी उकसाता है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा, तो यदि से को ब नहीं मारता है तो ए को दंडित नहीं किया जाएगा। हत्या के लिए उकसाता है, इस मामले में कौन सा कथन सही है, यदि से को ब नहीं मारता है तो ए को दंडित नहीं किया जाएगा। से की हत्या ब नहीं करता है तो भी ए को दंडित किया जाएगा। यदि वह एक बच्चा है तथा वह से की जगह द को मार देता है तो ए को दंडित नहीं किया जाएगा, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये आंसर इसका ए सही है। ए को दंडित नहीं किया जाएगा यदि से को मारने में ब असफल हो जाता है, ये तो गलत है। से की हत्या ब नहीं करता है तो भी ए को दंडित किया जाएगा, हाँ ये भी सही है। यदि ब एक बच्चा है और वह से की जगह द को मार देता है तो ए को दंडित नहीं किया जाएगा, ये गलत है। इसको देखना, यदि से को ब नहीं मारता है तो ए को दंडित, इसका आंसर इसका ये दे रखा है 31 का ए, से को ब नहीं मारता है तो ए को दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें से ये भी हो सकता है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है कथन, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसका आंसर ये हो सकता, क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, ठीक है ना। से को ब नहीं मारता है तो ए को दंडित, ये फिर आएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है ये होगा इसका, ठीक है ना। कोई करार आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है, कोई एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है यदि तो दो या अधिक व्यक्ति किसी अवैध कृत्य को करने के लिए सहमत होते हैं, तो इसका आंसर हो गया ए। उसके बाद में 33, बलवा के मामले में क्या आवश्यक नहीं है, तो बलवा करने में अग्रसर सभी सदस्यों द्वारा हिंसा का प्रयोग, सभी सदस्यों के द्वारा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करने को किस धारा में दंडित किया जा सकता है, तो आर्टिकल करें सेक्शन 153 ए। उसके बाद में नेक्स्ट है धारा 149 यानी सेक्शन 149 आईपीसी में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य को दंडित करने के लिए उसके द्वारा अवैध प्रत्यक्ष कार्य या अवैध लोप का किया जाना आवश्यक नहीं है, ये किस केस में कहा गया है, तो परशुराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023। उसके बाद में नेक्स्ट है दंगा का अपराध गठित करने के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ सार्वजनिक स्थान में लड़ाई होना जरूरी है, पब्लिक प्लेस पर। नेक्स्ट है जेड को दीवार से घिरे स्थान में प्रवेश कराकर ए उसमें ताला लगा देता है, इस प्रकार जेड किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। ए ने कौन सा अपराध किया है, तो सहदोष परिरोध का अपराध किया है। नेक्स्ट है जेड ने यात्रा पर जाते समय अपने सोने की प्लेट ए को जेड के लौटने तक सौंप दी, ए उस प्लेट को बाजार ले जाता है और बेच देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका
आपराधिक न्यास भंग का अपराध बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, डकैती का अपराध गठित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो चोरी या उद्यापन। ए के घर में उसकी अनुमति लिए बिना बी प्रवेश कर ए को उसकी सफलता पर बधाई देता है, तो बी ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर कोई अपराध इसमें से नहीं किया है, क्योंकि अपराध करने के उद्देश्य से या वहां पर विधिपूर्ण तरीके से प्रवेश करने के बाद में कोई अपराध वहां पर किया करता है, जिससे उस व्यक्ति को है ना क्षोभ कारित होता है, अवित्रास, क्षोभ, इस तरह की अगर होती है उसको परेशानी, तो तब वो क्रिमिनल ट्रेसपास या हाउस ट्रेसपास के लिए दंडित किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 41, फोर्जरी के अपराध से संबंधित कुछ धाराओं में सन 2000 के किस एक्ट के द्वारा संशोधन किया गया? तो आईटी एक्ट 2000। उसके बाद नेक्स्ट है, बाइगैमी से संबंधित आईपीसी की धारा 494 से कौन प्रभावित होते हैं? तो हिंदू पुरुष, हिंदू महिलाएं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सी दशा मानहानि नहीं है? तो यहां पर किसी पब्लिक सर्वेंट के लोक आचरण के संबंध में कोई राय देना वो लोक हानि नहीं है। नेक्स्ट है, एक सिविल वार चलाने से बी को प्रतिव्रत रखने के लिए ए उसके घर को जलाने की धमकी दे देता है, तो ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक अवित्रास का अपराध किया है। ए जेड की जेब से उसका पर्स चुराने के लिए जेड की जेब में हाथ डालता है, जेड की जेब खाली थी। इस मामले में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर ए चोरी के प्रयत्न का दोषी है, सेक्शन 511। दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में सेक्शन 57 आईपीसी गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाता है? तो 20 वर्ष, ठीक है। उसके बाद पोत के डूबने के बाद एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। एक्स के पास अन्य विकल्प नहीं होने पर उसने वाई को धक्का दे दिया जो डूब गया, ठीक है ना। एक्स ने किया है, तो एक्स ने यहाँ पर जो है वो कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है ना। डडले एंड स्टीफन के केस से यहां से रिलेटेड है ये। आईपीसी की किस धारा में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? तो संपत्ति से संबंधित 103 और व्यक्ति से संबंधित 100। उसके बाद में नेक्स्ट है, आईपीसी की जो सबसे अंतिम धारा है वो किस अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो अपराध करने का प्रयत्न। उसके बाद नेक्स्ट है, ए जो कि भारत का नागरिक है, इंग्लैंड में एक हत्या करता है, वह इंदौर में पाए जाने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। ए को हत्या के लिए कहां विचारित किया जाएगा? तो जहां पर वो पाया जाता है, ठीक है। कौन सा फैक्ट है? तो सभी इसमें से फैक्ट हैं, 51 का डी। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर दांडी कार्य में ये फैक्ट रिलीवेंट है कि अभियुक्त बुरे शील का है, तो रिलीवेंट नहीं होता है, बुरे शील वाला जो है वो इररिलीवेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, दस्तावेज की अंतर्वस्तु साबित की जा सकती है, तो किसके द्वारा? या तो प्राइमरी के एविडेंस के द्वारा या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होती है वो कब रिलीवेंट मानी जाती है, या किन, इसका मतलब है कि किस सब्जेक्ट पर जो वो रिलीवेंट मानी जाती है? तो सभी मामलों में, ठीक है ना। FLASH, हैंडराइटिंग, साइंस, आर्ट, लॉ कौन सा? फॉरेन, और फिंगर इंप्रेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है 55, बेस है और दे ने ए को कभी लिखते हुए नहीं देखा, परंतु वे ए के हैंडराइटिंग के संबंध में ओपिनियन देते हैं। इनमें से किसकी ओपिनियन रिलीवेंट है? तो यहाँ पर सभी की ओपिनियन यहाँ पर रिलीवेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस चीज इनमें से किनको साबित करना आवश्यक होगा, ठीक है। तो ये 57 जो सेक्शन है एविडेंस की, वहां पे आप देखेंगे इसको साबित करना आवश्यक है, जो बैंकों का ऋण संबंधी रिकॉर्ड है, बाकी इनको साबित करना आवश्यक नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है ये बताना है, तो यहां पर कोई स्टेटमेंट इसमें से गलत नहीं है, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट है, बी को ए चोरी के लिए अभियोजित करता है। ए के अनुसार बी ने यह चोरी सी के समक्ष स्वीकार की थी। ए कोर्ट से यह चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि बी ने चोरी की स्वीकृति सी से की। किसको यह स्वीकृति साबित करनी होगी? तो जो चाहता है कोर्ट से, ठीक है ना, बी या सी को। न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि बी ने चोरी की स्वीकृति सी से की। किसको स्वीकृति साबित करनी होगी? तो ए को जो कोर्ट से चाहता है कि न्यायालय उसके तथ्य के बारे में विश्वास करे, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस धारा में किसी विवाहित स्त्री के द्वारा आत्महत्या की दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा किस सेक्शन में है? तो ये सेक्शन 113A 59, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के पास चोरी के शीघ्र पश्चात चोरी का माल पाया गया। जब तक वह उस माल पर अपने कब्जे का कारण न बता सके, न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। ये 114 सेक्शन है ये। एक व्यक्ति के पास चोरी के शीघ्र पश्चात चोरी का माल पाया गया, जब तक वह उस माल पर अपने कब्जे का कारण नहीं बता सके तो न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। तो यह इसमें दोनों ही है, ठीक है ना। और इसमें ये देखेंगे उपधारणा में प्रिज्यूम वाली कंडीशन है, तो 114 में मे प्रिज्यूम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 61, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि आईपीसी की धारा 376 DA के अधीन नाबालिग से सामूहिक बलात्कार यानी गैंगरेप विद माइनर्स के मामले में शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों के मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि सजा में छूट मांगने का अधिकार न केवल संवैधानिक अधिकार है बल्कि वह वैधानिक अधिकार भी है। तो ये कहा है आपका महेंद्र विश्वनाथ कवचले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये अभी का केस है, लेटेस्ट सितंबर 2025 के आसपास का। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर मात्र पर कन्विक्शन नहीं की जा सकती? तो इसमें आपका जो है जाबिर वर्सेस उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? तो उत्तर को सुझाने वाला प्रश्न जो है वो लीडिंग क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बी को पीटकर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त है, इस मामले में रिलीवेंट फैक्ट कौन सा है? तो यहां पर उपयुक्त सभी जो है वो रिलीवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, एडमिशन में कौन से स्टेटमेंट होते हैं? ठीक है, तो यहां पर उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, कोर्ट में उपस्थित हुए बिना ही कुछ परिस्थितियों में जिनका डिस्क्रिप्शन धारा 32 एविडेंस में किया गया है, कुछ व्यक्तियों के कथन रिलीवेंट माने जाते हैं। कौन सा इस कैटेगरी में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो जो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने का इच्छुक नहीं है, ये गलत है, ये शामिल नहीं है इसमें, ठीक है ना। सेक्शन 32 एविडेंस में जब कोई कन्फेशन है, ये कंफेशन नहीं है, जब कोई कन्फेशन अन्यथा रिलीवेंट हो तो भी किन परिस्थितियों में इररिलीवेंट हो जाएगी? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सेक्शन 29 जब आप पढ़ते हैं एविडेंस की तो वहां पर ये सारे दे रखे हैं और उसमें कह रखा है कि केवल इस कारण मात्र से ही कोई भी कन्फेशन इररिलीवेंट नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कन्फेशन से संबंधित प्रावधान एविडेंस में किस धारा में दिया गया है? तो पुलिस अधिकारी के समक्ष की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। तो 25 मार्क। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में बात आती है तो 26 में। क्या सही नहीं है इनमें से? तो 69 में आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी फैक्ट जो विवादित तथ्य का हेतु दर्शित करता है सुसंगत नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। धारा 8 एविडेंस में लिखा हुआ है। कौन सा दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट है? तो यहां पर सारे जो डॉक्यूमेंट हैं यहां पर जो दे रखे हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। साक्षी की परीक्षा के समय कैसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा? तो यहां पर ये सभी टाइप के जो प्रश्न है वो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, साक्षी की री एग्जामिनेशन कब होती है? तो री एग्जामिनेशन कब होती है? जब उसे बुलाने वाले पक्षकार के
चाहने पर, ठीक है ना। किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने गवाहों साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर कोई विशिष्ट संख्या निर्धारित नहीं है, सेक्शन 134, ठीक है। कोई भी फैक्ट साबित नहीं हुआ यानी नॉट प्रूफ कब कहा जाता है, तो यहाँ पर जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित। उसके बाद नेक्स्ट है, एविडेंस के अंतर्गत जो कन्फेशन गठित करने के लिए आवश्यक है कि स्टेटमेंट या तो अपराध के रूप में स्वीकार करे या अपराध घटित करने वाले सभी सारवान तथ्यों को स्वीकार करे। ये किस केस में कहा गया था, तो ये आपका जो पाकला नारायण स्वामी का जो केस है उसमें कहा गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डाइवोर्स के बाद में पति द्वारा पत्नी से की गई फोन वार्ता की टेप की गई बातें एविडेंस के रूप में रिलीवेंट हैं और धारा 122 के एक्सेप्शन के अंतर्गत में आती हैं, और पति पत्नी के बीच की जो कम्युनिकेशन है जिसे मोबाइल के मेमोरी कार्ड में टेप किया गया है, उसको डाइवोर्स के मामले में पति द्वारा कोर्ट में पेश किए जाने से पत्नी के राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं होता है, क्योंकि जो सेक्शन 122 है एविडेंस की, वो राइट टू प्राइवेसी को मान्यता प्रदान नहीं करती है। तो ये आपका विभोर गर्ग वर्सेस नेहा का केस है, इंपॉर्टेंट केस है बहुत ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट है 77, किस सेक्शन के अधीन सीआरपीसी से रिलेटेड है, एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय के द्वारा जारी वारंट की तामील नहीं हो रही है वो फरार घोषित किया जा सकता है, तो किस धारा के अधीन, सेक्शन 82, ठीक है। सीआरपीसी की किस धारा के अधीन एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है, तो यहां पर सेक्शन 315। उसके बाद नेक्स्ट है, धारा 164 सीआरपीसी के अधीन जो कन्फेशन के स्टेटमेंट होते हैं वो अभिलिखित करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कौन ऑथराइज्ड, ये ऑथराइज्ड है, गलत टाइप हो गया है, ऑथराइज्ड, ठीक है ना। कौन ऑथराइज्ड है, तो यहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर महानगर मजिस्ट्रेट हो। सीआरपीसी की धारा 482 के जो अधीन है वो इनहेरेंट पावर का प्रयोग किया जा सकता है, तो वहां पर हाई कोर्ट की पावर दे रखी है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, धारा 198 सीआरपीसी में कोई कोर्ट आईपीसी की धारा 497-98 में दंडनीय अपराध का संज्ञान कॉग्निजेंस किस व्यक्ति के परिवार पर लेगा, तो यहां पर स्त्री का जो पति है वो यहां पर कंप्लेंट करेगा। नेक्स्ट है, कौन सी प्रोसीजर जुडिशियल प्रोसेस है, तो यहां पर कौन सी प्रोसेस है, तो इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट अपराधी को पुलिस कस्टडी में रखने के लिए अधिकतम किस अवधि तक आदेशित कर सकता है, तो अधिकतम 15 दिन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पब्लिक न्यूसेंस हटाने का अधिकार किसको है, तो यहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। उसके बाद में नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट हैबिचुअल जो लुटेरे या गृहभेदक यानी हाउस ब्रेकर होते हैं उनको अपने सदाचार करेक्टर के लिए प्रतिभूति सहित या रहित बॉन्ड बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है, तो कौन दे सकता है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि धारा 439 सीआरपीसी के अंतर्गत जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करते हुए न्यायालय केवल जमानत के प्रश्न पर ही विचार कर सकता है और वह या तो जमानत स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आदेश जारी कर सकता है, इस अवसर पर किसी अन्य विषय पर कोई अन्य आदेश जारी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर यह है भारत संघ वर्सेस मानसिंह वर्मा 2025 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, समन की तामील किस प्रकार की जाती है, तो इसमें से किसी भी प्रकार से की जा सकती है। नेक्स्ट है, धारा 95 के अंतर्गत की गई संप्रत की घोषणा फॉरफीचर की घोषणा को अपास्त कराने के लिए एप्लीकेशन किस कोर्ट में दिया जाएगा, तो यहां पर हाई कोर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी सेक्शन ये बताती है कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन उससे पहले हाई कोर्ट के द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है, तो यहां पर सेक्शन 366 से ये प्रोविजन स्टार्ट है 371 तक, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट के द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील कहां होगी, तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति का आदेश के विरुद्ध अपील कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है सीआरपीसी से रिलेटेड है, किस सेक्शन में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, तो यहां पर सेक्शन 304। नेक्स्ट है, किस केस में ये बताया गया, निर्णित किया गया कि एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी जिसके पति की प्रथम पत्नी जीवित है अपने पति से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तो ये किस केस में कहा गया, तो ये दोनों ही वाद इससे संबंधित हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, सीआरपीसी में पूर्व दोष सिद्धि को साबित करने से संबंधित कौन सा प्रावधान है, तो यहां पर सेक्शन 298। नेक्स्ट है, एक ब्रिटिश नागरिक के द्वारा भारत में रजिस्टर्ड विमान पर अपराध किया गया है, अपराधी के विरुद्ध किस सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, तो यहां पर सेक्शन 188। उसके बाद नेक्स्ट है, कोर्ट जो है वो आरोप में परिवर्तन कर सकती है, कब कर सकती है, तो जजमेंट सुनाए जाने से पूर्व कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस सेक्शन के अंतर्गत में न्यूसेंस हटाने के लिए जो कंडीशनल ऑर्डर पारित किया जा सकता है वो किस सेक्शन में है, तो यहां पर सेक्शन 133। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक अवयस्क पुत्र धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत अपने पिता जो यूएसए में है उससे मेंटेनेंस की मांग करता है। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि वह संबंधित व्यक्तियों से मेंटेनेंस की राशि की वसूली के लिए भारत के राजदूत के माध्यम से वारंट जारी करे। कोर्ट ने यह भी अब निर्धारित किया कि यदि पिता भरण पोषण की धनराशि देने में असमर्थ होता है तो मजिस्ट्रेट विधि के अनुसार कार्रवाई करेगा। यह किस केस में कहा गया, तो ये पीएल बनाम प्रदीप कुमार कंबोज 2000 का केस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई अभियुक्त किसी अपराध के संबंध में पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में है तो वह धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये धनराज अश्विनी बनाम अमर एस मूलचंदानी 2024 सुप्रीम कोर्ट का केस है। उसके बाद में नेक्स्ट है, मैचिंग से रिलेटेड है, यहां पर 290 का आपका जाएगा ये विदेशी कमीशन का निष्पादन, और 291 यानी 291 है आपका मेडिकली एविडेंस जो है उसका अभिसाक्ष्य यानी टेस्टिमोनी। 292 आपका रहेगा टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य, और ये आपका सरकारी वैज्ञानिक की रिपोर्ट, ठीक है। 4321, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, प्रत्येक भिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर आरोप है पृथक आरोप होगा। इस नियम का एक्सेप्शन सीआरपीसी के किस सेक्शन में है, तो ये चारों सेक्शन इसके एक्सेप्शन को बताती हैं, किसके 218 के, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप जो है इनमें से कमेंट करके बता देना। तो हमारे 5 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, 5 पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5 पेपर का मतलब है 500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और इसमें कम से कम आप देखेंगे तो हर पेपर में एवरेज आप लगाएंगे 9 से 10 लेटेस्ट केस भी हैं, ठीक है, जो 2023, 2024, 2025 इनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 पंजे 10 5 जा 50 केसेस, तो ये लेटेस्ट केस लॉ आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। अब 50 केस में आप उनको जिनमें ऑप्शन 4 हैं तो वो और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उनके ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो लेटेस्ट केस लॉ हैं, अभी उनसे रिलेटेड नहीं क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी हो सकता है। तो 50 से ज्यादा केस आपको यहाँ पर लेटेस्ट मिल चुके हैं 2023, 2024, 2025 के। तो आप इनको हर केस को, हर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उनके केस के फैक्ट को आप लिख लेना, चाहे 2 लाइन में सामने लिख लो कि किससे रिलेटेड है, बस, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा प्री के क्वेश्चन पेपर में और मेंस के क्वेश्चन पेपर में भी। तो इस तरह से
अब 5 पेपर और बचे हैं आपके, ठीक है ना। तो 10 पेपर आपके हो जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि 30 नवंबर से पहले आपका क्वेश्चन पेपर 5 एंड टोटल 10 आपके कंप्लीट हो जाए। फिर चूंकि हमें दिसंबर से यूपी एपीओ की ऐसे ही शुरुआत करनी है, 1 दिसंबर से कोशिश करेंगे कि 1 दिसंबर से यूपी एपीओ की टेस्ट सीरीज शुरू करें, और उसमें वो भी फ्री रहेगा सब, ठीक है ना। और वहां पर जो क्वेश्चन पेपर रिलेटेड रहेंगे वो बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इन चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे लॉ के। तो फ्री क्वेश्चन पेपर आपको वहां पे भी मिल जाएंगे यूपीएपीओ से रिलेटेड, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।